दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा? आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दे मैं क्यों उठा रहा हूं। दोस्तों बात बहुत सीधी है। केजरीवाल के खिलाफ गृह मंत्रालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। जब केंद्र सरकार किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के आदेश देती है तो आप इस बात को मान लीजिएगा कि बहुत सारे सबूत हैं और पुख्ता सबूत हैं जिनको डिनाई करना, इग्नोर करना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जांच के आदेश देना। इसका मतलब यह है कि पूरी तहकीकात हो चुकी है, हर चीज का एक जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो चुका है और ये लगता है कि मुद्दा गंभीर है और जो सबूत हैं वो केजरीवाल के खिलाफ है। इसीलिए इतना समय रुकने के बाद केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए। तो एक बात तो ये समझनी चाहिए कि ये मुद्दा अब इतना आसान नहीं है। इतना नहीं है कि आम आदमी पार्टी या केजरीवाल स्टेटमेंट दे दें और कोर्ट में चले जाएं और ये कह दें कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र है और इस जांच पे रोक के आदेश लगा दिए जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर करप्शन का केस है तो उसमें अगर एक बार जांच शुरू हो जाती है तो इवन कोर्ट्स भी उस पर स्टे नहीं लगा सकते। ये भारत का कानून कहता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें ये प्रावधान बहुत क्लियर है। अब सवाल ये है कि क्या केजरीवाल साहब ने वास्तव में घपला किया है? दोस्तों बात बहुत सिंपल है। जिस शीश महल के निर्माण को लेके जो अनियमितताएं की गई और उसमें जो घोटाला हुआ, जिस तरह से कानून के और प्रोसीजर्स की अनदेखी की गई, वो निश्चित रूप से एक चिंताजनक स्थिति है। अब इसको थोड़ा सा पहले हम विस्तार में समझते हैं कि ये मुद्दा क्या है। आपको पता है कि शीश महल को लेके काफी चर्चाएं सरकार के पास, मतलब कि मीडिया में होती रही और सरकार के ऊपर भी काफी मीडिया की तरफ से प्रेशर पड़ा कि आप इसकी जांच कराएं। लेकिन पिछले कई हफ्तों तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरा ये मानना था कि G20 तक, जब तक ये बड़ा सम्मेलन नहीं खत्म हो जाता, केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे देश में माहौल बिगड़े और किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म या किसी भी तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग भारत से विदेश में जाए। ये मैं बहुत क्लियर था और ये भी कहा था कि जितने मुद्दे एक्यूमुलेट हो रहे हैं G20 तक, अगले चुनाव और G20 के बीच में जो 6 महीने बचेंगे, इसमें बहुत कुछ हिंदुस्तान में होगा और बहुत बड़े बड़े घटनाक्रम होंगे और जो कार्रवाई हम देख रहे हैं वो उसमें भी एक कड़ी का काम करती है। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में केजरीवाल ने शीश महल बनाने में घपला किया? दोस्तों सबसे पहले बात समझनी होगी कि जो शीश महल या चीफ मिनिस्टर आवास की हम बात कर रहे हैं, ये एक सरकारी प्रॉपर्टी होती है। सरकारी प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी दी जाती है और पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास हर तरह के जो काम करने की जरूरतें होती हैं, चाहे वो लेबर हो या मटेरियल हो या किसी भी तरह का अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन हो, उनके लिए गाइडलाइंस निर्धारित होती हैं और उसमें यह निर्धारित होता है कि कौन सी चीज कितने रुपए तक की आप खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है, ये सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार में भी इस तरह की पाबंदियां हैं, क्योंकि जब भी सरकारें बदलती हैं, जब नया एमपी या एमएलए को नया घर एलोकेट किया जाता है तो हमेशा उनका प्रयास यह रहता है कि हम उसको अपने हिसाब से सजाएं, क्योंकि उनको उम्मीद यह है कि 5 साल तो अब यहीं रहना है और अपनी शानो शौकत के खिलाफ वो जा नहीं सकते। तो ये सरकार ने मानदंड तैयार किए हुए हैं कि आप जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा मन मर्जी से, जरूरत से ज्यादा नहीं खर्चेंगे। आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि आपको जो भी खर्चा करना आप इसके अंदर अंदर करेंगे, ऊपर नहीं जा सकते। जिस तरह से शीश महल की जानकारी बाहर आ रही थी, चाहे पर्दे हो, टाइल्स हो, बाकी चीजें हो, टॉयलेट के अंदर जो सामान लगा है, वो सब पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स के बाहर था, बियॉन्ड था।
इसका मतलब ये था कि पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस जो थी उनका वायलेशन हुआ है। ये बात तो क्लियर है। अब सवाल यह है कि उसका वायलेशन किसने किया? क्या पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर या अधिकारी अपनी मनमर्जी से कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको क्या स्वार्थ है कि अपने ऊपर रिस्क लें और अपनी मनमर्जी से कानूनों को तोड़ें। इसका मतलब किसी के दबाव में, किसी के कहने पे ये कार्रवाई की गई। उस समय जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे आम आदमी पार्टी में, वो थे सत्येंद्र जैन। और बहुत सारे लेटर पब्लिक डोमेन में ऐसे हैं जहां पे सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर और बाकी अधिकारियों को कहा था कि जो भी आपको शीश महल से संबंधित अप्रूवल लेना है, आप वो डायरेक्ट मेरे पास आएंगे, किसी और ब्यूरोक्रेट के पास नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये था कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस किसी गाइडलाइंस में बनाए जाते हैं, अगर वो लागू होते तो शायद शीश महल पे जितना खर्चा हुआ ये नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि जो केजरीवाल साहब चाह रहे थे शीश महल बनाना, शायद वो नहीं बन पाता। इसीलिए ये मजबूरी थी कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को ये कहा जाए कि आप इंश्योर करें कि मेरा शीश महल मेरी पसंद का हो। और जब चीफ मिनिस्टर ये कहता हो, तो क्या किसी मंत्री की ये हिम्मत है कि वो अपने चीफ मिनिस्टर की बात को मना कर दे? इसका मतलब ये है कि जो भी आदेश पारित हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के द्वारा, चाहे वो गाइडलाइंस के वायलेशन हो या अप्रूवल्स हो या सैंक्शंस हो, वो सारे के सारे पीडब्ल्यूडी की गाइडलाइंस के वायलेशन में हुए थे। किसके लिए हुए थे? अपने चीफ मिनिस्टर के लिए हुए थे। क्या चीफ मिनिस्टर को बगैर बताए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इतना बड़ा काम कर सकता है? अगर इतना बड़ा काम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसर्ट से किया, तो क्या कभी भी एक बार भी चीफ मिनिस्टर का आपने स्टेटमेंट सुना कि ये जो काम हुआ है ये मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है? आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। ना केजरीवाल ने कभी ये कहा कि सत्येंद्र जैन ने मनमर्जी करी, उसने कानून तोड़े और उसने गलत काम किया। एक बार भी स्टेटमेंट केजरीवाल का नहीं आया। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल और उनके मंत्री इस पूरे शीश महल कांड में शामिल थे। अब हुआ क्या कि जब ये पोल खुल गई, मुद्दा सामने आया, तो इस पे एक जांच बिठाई गई एलजी के द्वारा, क्योंकि ये मुद्दा अखबारों में बहुत सुर्खियों में था और कई हफ्तों तक चला। प्रोटेस्ट भी हुए, मीडिया में भी रहा, इलेक्ट्रॉनिक में भी रहा, प्रेस मीडिया में भी रहा, और जो शीश महल नाम है ये भी मीडिया का ही दिया हुआ है। अब सवाल इस बात को लेके है कि जब एलजी ने जांच के आदेश दिए, तो एलजी ने जांच के आदेश दिए चीफ सेक्रेटरी को, और किसी को तो वो देंगे नहीं। अब जितने भी दिल्ली के मंत्रालय या डिपार्टमेंट आते हैं वो सब चीफ सेक्रेटरी के अंडर आते हैं। उन्होंने इंटरनल जांच कराई और 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट एलजी को दी और ये बताया कि ये जो गाइडलाइंस थी सीपीडब्ल्यू या पीडब्ल्यूडी की, इनका वायलेशन हुआ है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट बना के एलजी को दी। एलजी ने उस रिपोर्ट को देखा और उस रिपोर्ट को आगे होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया विद अपनी नोटिंग्स के साथ। अब सवाल यह है कि जब राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी, क्या वो अपनी रिपोर्ट बगैर तथ्यों को क्रॉस वेरीफाई किए फेक जानकारी पे देगा? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसने इस बात को पुख्ता कर दिया कि हाँ, कानून या जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट किया गया है, उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और शीश महल का निर्माण किया गया है। ये बात तो जब चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस और क्रेडिबल रिपोर्ट मानी जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिपोर्ट में दम नहीं। अब सवाल इस बात का है कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट, एलजी की रिपोर्ट, केंद्र सरकार ने अब उसमें सीबीआई की घोषणा कर दी, जांच की घोषणा कर दी, तो इसमें आगे क्या होगा? दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक और डेवलपमेंट हुआ था जिसको आपको ध्यान रखना है। जिन 6 लोगों के खिलाफ जो सीपीडब्ल्यूडी के जो पीडब्ल्यूडी के जो 6 अधिकारी थे, जो शीश महल में अप्रूवल्स और सैंक्शंस में जिम्मेवार थे, उनके खिलाफ जो नए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज ने कार्रवाई करी और ये कहे कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और इनको दिल्ली से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। इस बात को लेके जो 6 अधिकारी हैं वो कोर्ट पहुंच गए
उन्होंने कहा कि साहब हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि हमने तो ये कह दिया है कि जो भी कार्रवाई हमने करी है वो मंत्री के आदेश पे करी है, तो हमें क्यों सताया जा रहा है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो एक हिसाब से सरकारी गवाह या तो बन चुके हैं या बनने को तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी परचेजेस हुई हैं, जो भी वहां शीश महल में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, वो सब इन 6 अधिकारियों को पता है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कहां से माल आया, कितने बिल इशू हुए, वगैरह वगैरह। अब जब सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो अब 2 घटनाएं होना स्वाभाविक है। पहला, करप्शन का मामला बनेगा, और अगर करप्शन का मामला बनता है तो केजरीवाल साहब के खिलाफ, अगर, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, एक चीज आपको और ध्यान रखनी होगी दोस्तों, दिल्ली में जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई भी अगर डिसीजन होता है जहां पे इतने बड़े पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पे पॉलिसी बदलने की बात होती है, गाइडलाइंस हटाने या बिठाने या तोड़ मरोड़ करने की बात होती है, तो वो बगैर चीफ मिनिस्टर के कंसेंट के हो नहीं सकती। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी घटनाक्रम हुआ है वो चीफ मिनिस्टर की आदेश पे और उनकी निगरानी में हुआ है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये सब मोहरा थे इस बड़े खेल में। अब अगर केजरीवाल के ऊपर ये जांच आगे बढ़ती है, मेरा ये मानना है कि उनका वर्चुअली काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनका फंसना लाजमी है। दूसरी तरफ जो सीएजी ऑडिट करेगा और वो पता लगाएगा कि कितना एक्चुअल खर्चा हुआ है, कहां से बिलिंग हुई है, क्या बिलिंग सही थी, टेंडरिंग हुई थी, नहीं हुई थी, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके भी सीएजी की तरफ से क्या कानूनों का, प्रावधानों का फॉलो किया या नहीं, ये मुद्दा भी सामने आएगा। तो एक तरफ करप्शन का एंगल, दूसरा फंड मिस एप्रोप्रिएशन का एंगल। मुझे लगता है कि ये सिर्फ वक्त की बात है, केजरीवाल साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब जब काउंटडाउन शुरू हो गया है तो मुद्दा इस बात का है कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और समझनी होगी दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में मिसेस केजरीवाल का भी और नाम आया है कि जितनी भी परचेजेज हैं, जैसे मंदिर की परचेज है, पर्दे की परचेज है, बाकी जो परचेजेज हैं, वहां पे एक ऑफिस ऑर्डर निकला था जिसमें ये साफ कहा गया था कि मिसेस चीफ मिनिस्टर, मिसेस केजरीवाल जो आदेश देती हैं उसको फॉलो किया जाए। जबकि मिसेस चीफ मिनिस्टर किसी भी सरकारी ओहदे पे नहीं है, कहीं पे भी उनका कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता है कि वो कानून को अपने हिसाब से बदल सकें या उसका वायलेशन कर सकें। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आंच उन पे भी आएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या आपने ये पर्दे लिए, क्या आपने ये लिया, आपको किसने आदेश दिया, वगैरह वगैरह। मामला और गहराएगा। इस पूरे घटनाक्रम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को नैतिकता के रूप में अगर उन पे चार्जेस फ्रेम होते हैं तो रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। एक सजा याफ्ता मुजरिम किसी भी रूप में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे नहीं रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी में बड़ी हलचल होने वाली है। अब सवाल ये उठ के आएगा कि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो एक हिसाब से केजरीवाल के दोस्तों का क्लब है। वो और कुछ नहीं है, उसका कोई कैडर नहीं है, उसकी कोई पॉलिसीज नहीं है, उनके कोई सिद्धांत नहीं है। उन्होंने सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, लॉलीपॉप्स दे के सत्ता हासिल की है। कोई उनका एजेंडा नहीं है, कोई उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब जब ये सब घटनाएं हो रही हैं तो आम आदमी पार्टी में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। जितने भी उनके सीनियर लीडर थे आम आदमी पार्टी में, वो किसी ना किसी कानूनी झगड़े में, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप पे उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप है। इसका मतलब ये है कि अब आम आदमी पार्टी के ऊपर से केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो जाएगी। पहले कयास थे कि शायद वो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बना दें, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कैडर
या जो भी उनके समर्थक है वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब की जो भगवंत मान है उनकी शायद कद में और इजाफा हो। जहां तक बात है राघव चड्ढा की, वो केजरीवाल के क्लोज माने जाते हैं। हो सकता है केजरीवाल उनको सत्ता सौंपने की कोशिश करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता या उनकी जो पार्टी है वो एक्सेप्ट करेगी। ये टेम्परेरी या ट्रांजिशनल फेज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब अलग अलग रास्तों पे चलेंगे। और अगर भगवंत मान को ये पूरा मौका मिलता है पार्टी की जिम्मेवारी संभालने का, तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव से पहले, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव हो, भगवंत मान शायद अपने पुराने साथियों से विचार विमर्श करेंगे और जो लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं उनको वापस पार्टी में लाने का प्रयास उनको करना चाहिए, ताकि पार्टी को दोबारा मजबूती दी जा सके। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आम आदमी पार्टी में लोगों ने बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है। जब ये आंदोलन हुआ था, ये बहुत बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। केजरीवाल ने उसका मिसयूज किया, उस भावनाओं को समझा नहीं और व्यक्तिगत लाभ के लिए वो उलझ के रह गए। लेकिन वक्त का पहिया रुकता नहीं है, बहुत कुछ बदलेगा। मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि जो लोग आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, जैसे कुमार विश्वास या बाकी लोग, हो सकता है कि ये लोग आपस में बैठ के तय करें कि इस मूवमेंट के द्वारा जन्मी हुई इस पॉलिटिकल पार्टी को बचा लेना चाहिए और देश में एक अल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम के विकल्प के रूप में अब ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल का सूर्यास्त हो गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरह से आम आदमी की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो सामने आती है और किस तरह से क्या ये लोग जो केजरीवाल की मेहरबानियों पे अलग अलग पदों पे बैठे थे, क्या एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या सीबीआई इंक्वायरी के बाद केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर बचेगा या वो लालू प्रसाद जी की तरह वापस कोई और मुद्दा उठाएंगे और वापस आएंगे? क्योंकि दिल्ली में भी उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार रहने वाला नहीं है और रीजनल पॉलिटिक्स उनसे हुई नहीं। उनकी एस्पिरेशन सीधा प्रधानमंत्री बनने की थी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक वंदे मातरम।